लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो अंडर असेस हो जाते हैं और नंबर कम आते हैं, वो बच्चा जो मायूस हो जाता है, ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। बहुत सारे बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। शहबाज सीनियर हैं, अख्तर रसूल हैं, ये सारे ओलंपियन हैं और इन सब ने वर्ल्ड कप जीते और इसी स्कूल से इनका तल्लक है, जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की और मुझे फैसलाबाद के और बल्कि इवन के पंजाब के सबसे बड़े तालीमी इदारे का सरबराह बना दिया गया। ये अल्लाह ताला का खास करम था। शुरू किया क्लास वाइज कि जो दुरूद पाक ज़्यादा जो क्लास पढ़ेगी हम उसे प्राइज़ देंगे, देनी तो सबको चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे 18-19 साल जो यहाँ पे बीत गए हैं और बगैर किसी मसले के, तो उसमें मैं समझता हूँ कि दुरूद पाक का बड़ा ही करम है। हम आए हैं इस वक्त राव मोहम्मद इकबाल साहब के पास। राव साहब का एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन सेक्टर में। अरसा दराज से गवर्नमेंट एमसी कोतवाली हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हम पूछेंगे इनसे कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे इतना अरसा लंबा अरसा आपने इस स्कूल की प्रिंसिपलशिप जो है वो की और क्या क्या मुश्किलात आई आपको इस सारे टनोर में। जी राव साहब। सर आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपके चैनल का भी शुक्रिया। और ये जो आपने काम शुरू किया, ये बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया, अल्लाह ताला इसको और बरकत दे। मेरी सारी एजुकेशन जो है वो फैसलाबाद से, इब्तदाई एजुकेशन प्राइमरी स्कूल जो है वो 224 मेहरा कमदीन है, वहाँ से की। फिर इसके बाद मिडिल किया मकबूल रोड से 224 एमसी मिडिल स्कूल था, वहाँ से मैंने मिडिल किया। फिर एलसीएम से मैंने मैट्रिक किया। फिर इस्लामिया कॉलेज से एफएससी की। उस वक्त तक थोड़े से मैच्योर हो गए थे, कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया। वहाँ से निकले हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज धोबीघाट, वहाँ पे दाखिला लिया, वहाँ से ग्रेजुएशन की, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज टॉप किया। फिर मास्टर किया मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। जैसे मास्टर हुआ कुछ अरसे के बाद मेरी जॉब हो गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्योंकि मैं मिसफिट था, वहाँ पे क्योंकि काम कम था और मैं कुछ करना चाह रहा था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 89 में मेरी ये सिलेक्शन हुई है एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 में। तो उसके बाद मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मैंने अपने डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। और मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए पहले मैं ग्रेड 17 में था, फिर 18 में मेरी प्रमोशन हुई। उस वक्त मैं हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्कोट में जॉब कर रहा था और जैसे मेरी प्रमोशन हुई 19 में प्रिंसिपल आ गया गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड, और वहीं पे मेरी ग्रेड 20 में 3 साल पहले जो है वो प्रमोशन हुई। तो इस तरह से अब ये मेरी यानी ये सफ़र था जो जॉब का, अल्हम्दुलिल्लाह जिसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मैंने बड़े कामयाबी से गुजारा। तो ये थे मेरे सफ़र इसका जॉब का। और दूसरा ये है कि क्योंकि एजुकेशन में हूँ, एजुकेशन में मैं कोई बाय चॉइस नहीं आया, मेरी सिलेक्शन थी कि मेरे पास बहुत सारी चॉइस थी, मेरी बहुत जगह पे सिलेक्शन हुई। उसमें नेशनल सेविंग था, स्टेट बैंक था, इकोनॉमिक सर्वे था, लेक्चरशिप थी, लेकिन मैंने जो है ना इसी को प्रेफरेंस दी कि मैं स्कूल साइड पे आऊँ और यहीं पे इसको कंटिन्यू करूँ। क्योंकि मुझे मैट्रिक में था, काफ़ी महरूमियाँ थी मुझे कि जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे पता था कि वहाँ पे साज़ा जो थे वो पढ़ाया नहीं करते थे। दूसरा ये कि आया नहीं करते थे और कभी कभार उन्हें चक्कर लगाना, और मैं समझता था कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं कम अज़ कम वो जो गरीबों के बच्चों के साथ ज़्यादती है या जुल्म हो रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और जो महरूमी हैं बच्चों की उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक लाशऊरी तौर पर मेरे अंदर मौजूद थी बात, तो जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की और मुझे फैसलाबाद के और बल्कि इवन के पंजाब के सबसे बड़े तालीमी इदारे का सरबराह बना दिया गया। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था और अपनी पूरी कोशिश की है मैंने यहाँ पे एक अच्छे अंदाज के साथ इस अदारे को चलाया जाए। और अल्लाह ने बड़ा करम किया मुझ पर कि ये अदारा जो है इस वक्त ना सिर्फ ये कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की पहचान है, बल्कि पंजाब में भी अच्छे नाम से इसे जाना और पहचाना जाता है। और क्वालिटी एजुकेशन है, गरीबों के बच्चों को वो एजुकेशन दी जा रही है जो कि हज़ारों रुपये खर्च करके प्राइवेट सेक्टर में भी शायद दस्तयाब ना हो। वो हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों को जो है ना एजुकेट किया जाए, प्रॉपर्ली जो है उनको ट्रेन किया जाए, उनकी जो है एजुकेशन के साथ साथ अखलाकी तरबियत की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है आजकल हमारे माशरे में। तो अखलाकी तरबियत है, असम्बली में है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, क्लासेस में जाया जाता है, और फिर ये है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। जो बच्चा अब सीखेगा स्टडी के दौरान डिसिप्लिन जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा।
तो ये हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पे रह के। फिर उसके बाद हमारी अचीवमेंट ये है कि स्कूल के अंदर हमने डिजिटल लाइब्रेरी का काम जो है वो किया, उसको इस्टेब्लिश। कंप्यूटर लैब जो है बहुत बड़ी बनाई, फिल्ट्रेशन प्लांट, जबकि कोई कंसेप्ट नहीं था फैसलाबाद में किसी भी तालीमी इदारे में, उस वक्त हमने प्लांट जो है इंस्टॉल किया बच्चों के लिए, ताकि वो फ़िल्टर वाला पानी जो है वो पी सकें। इस तरह से 2 प्लांट लगे हुए हैं। जदीद लैब है हमारे पास, कंप्यूटर लैब जो है वो जदीद है। इस तरह से हमने जो मल्टीमीडिया है वो क्लासेस के अंदर मौजूद है, और इसी तरह से एलसीडी जो है वो भी मौजूद है। ये वाहिद इदारा होगा जहाँ पे इस तरह की सहूलियात के साथ हम जो है वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। बुक्स फ्री हैं, साइंस लैब बहुत बड़ी हैं, और कोई सामान ऐसा जो है हमारे पास मौजूद नहीं है जिसकी यानी ज़रूरत हो और हमारे पास मौजूद ना हो। हमने ये सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, और मेरा एक बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह, या अगर दूसरी तरफ से आएँगे तो एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो हवाई चप्पल में आता हो या स्लीपर में आता हो। सारे बच्चे वेल ड्रेस होते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं। उन जो नीडी बच्चे होते हैं उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। इवन अगर कॉलेज यानी फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है दाखिला के लिए, तो उसको जो है उसकी अगर वो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके फ़ाइनेंशियल मामला जो हैं वो कुछ कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो हम उसको भी जो है सपोर्ट्स करते हैं फ़ाइनेंशियली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो आला क्वालिटी वाली एजुकेशन यहाँ पे जो है वो फ्री तकरीबन लेके जाते हैं। और मेरा ख़्याल है कि मुझे वहाँ पे एक लंबा अरसा हो गया है तैनाती का, और ये सबसे लंबा इस तारीख़ का पीरियड है। तकरीबन 19 साल जो है मैं एज़ ए प्रिंसिपल मैं वहाँ पे मैंने वर्क किया है। तो अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि एक अच्छा इमेज जो है वो पब्लिक के अंदर पाया जाता है, लोगों का एतमाद है। हमारे सराउंडिंग में जो है आबादी नहीं है, चंद चंद गिने चुने घर हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना रश होना और मैक्सिमम तादाद का होना बॉयज़ साइड पे, और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, लोगों का एतमाद है। लोग बड़ी दूर दराज एरिया से जो है हमें अप्रोच करते हैं दाखिले के लिए। उसको पता है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। और मेरे यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी बच्चे हैं, मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से पढ़ के गए हैं, बल्कि इवन मैं तो ये कहूँगा कि लाखों में है। क्योंकि हज़ारों वाली बात तो जो है वो उस जगह पे है जहाँ पे बच्चे सैकड़ों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हज़ारों में पहले ही बच्चे हैं जो पास आउट होते हैं। वो अच्छी खासी तादाद होती है, और तादाद जब पास आउट होकर जाती है, वो एक हमारे नुमाइंदे होते हैं, मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वो आईटी के शोबे में गए हैं, बहुत सारे वेयर हाउस, हमें एक बड़ी खुशी होती है। और इसी तरह से शायद कोई दुनिया को कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे हमारा इस स्कूल का तालिब इल्म ना हो। स्पोर्ट्स के हवाले में एक तारीखी स्कूल है ये। बहुत सारे लेजेंड हैं जिनका तल्लुक़ इस अदारे से था। पहले थे राजा खालिद महमूद साहब जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता हॉकी का, वो इसी स्कूल के तालिब इल्म थे, और ओलंपियन भी रहे, और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। इसके बाद शहबाज सीनियर हैं, अख्तर रसूल हैं, ये सारे ओलंपियन हैं, और इन सब ने वर्ल्ड कप जीते, और इसी स्कूल से इनका तल्लुक़ है। और अख्तर रसूल के वालिद साहब जो हैं वो भी कैप्टन रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, वो भी इसी स्कूल से पढ़ते रहे हैं। और इसी तरह से कर्नल दारा जो हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनको फ़रीक़ रहमत करे, तो वो भी इसी अदारे से मुंसलिक थे, और यहीं से जो है वो पढ़ते रहे, और उन्होंने नाम रोशन किया। गवर्नर खालिद मकबूल जो पंजाब के गवर्नर रहे हैं, साबिक़ गवर्नर, ठीक है, उनका तल्लुक़ भी इसी इदारे से। और बहुत सारे जिन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब ये भी जो है वो इन्वेंट किया, उनका नाम डॉक्टर साकिब है, तो उनका तल्लुक़ भी इसी इदारे से थे। और बहुत सारे असातिज़ा कराम जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वाइस चांसलर की हैसियत से रहेंगे, क्योंकि जो अख्तर रसूल के वालिद थे, क्योंकि वहाँ के हमारे अदारे के पुराने स्टूडेंट भी हैं, वो वाइस चांसलर भी रहे हैं। और इसी तरह से शबीर कुरैशी साहब वाइस चांसलर रहे हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस रहे हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रहे हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, बड़े कदावर नाम है तो जिस सर तालीम इसमें में। अगर तारीख का देखा जाए तो कितना पुराना ये स्कूल है? सुनने में तो यही है कि ये पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले का स्कूल है, जी जी। तो इसको बता सकते हाँ, हैं, रोशनी इसकी डाल सकते हैं तारीख इसमें? कुछ, हाँ, इसकी तारीख कुछ इस तरह से है कि जब ये सांदल बार से लैलपुर बना, तो पहले क्योंकि ये जंग का हिस्सा था, लैलपुर जो था सांदल बार था, फिर ये लैलपुर बना, एक छोटी सी टाउन कमेटी बनी, फिर जब ज़िला बन गया, तो ये ज़िला जो है जब बना ये 1900 के अवाइल में बन गया शुरू में। तो उसके बाद जो है ये घंटाघर की तामीर शुरू हुई 1903 में। 1903 में शुरू हुई और 1905 में जो है वो मुकम्मल हुआ। इसके 8 बाज़ार बने। फिर उसके बाद ज़ाहिर है आबादी थी थोड़ी सी, उसके लिए ज़रूरियात थी, रिहाइश के साथ साथ तालीमी ज़रूरियात का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ज़राअती कॉलेज बना 1909 में। 1910 में जो है इसकी तामीर हुई है प्रॉपर ये स्कूल के तौर पे। 1910 में ये बना, इसको 1 सदी से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये 113 साल पुराना इदारा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बिल्डिंग पे अब भी ये कायम दम है, और बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग कायम दम है जिस तरह से ये पहले थी। उसी तरह से चमक दमक है, उसी तरह से अट्रैक्टिव माहौल है इसका।
और लॉन इसकी जो है वो बड़े लश ग्रीन है, और हमारी प्लांटेशन है वो मैक्सिमम है स्कूल के अंदर। बहुत अच्छा यानी कि एटमॉस्फेयर जो है हमने डेवलप किया हुआ है। बच्चों बास्केटबॉल का ग्राउंड बहुत अच्छा है। बास्केटबॉल का ग्राउंड जो है वो हमारे उस वक्त के जो डीसीओ थे मैंगल साहब, उन्होंने हमें गिफ्ट किया। और मेरा समझता हूँ कि फैसलाबाद के जो 3-4 अच्छे बास्केटबॉल के ग्राउंड हैं उनमें से वन ऑफ देम है। और तालीम के साथ साथ आप दीनी माशाल्लाह दोनों जहाँ के रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ के हवाले से आपके स्कूल में बेशुमार यानी कि दुरूद पाक पढ़ा जाता है। तो ये कैसे सिलसिला शुरू किया? देखें जी, ये दुरूद पाक जो है ना, ये तो कह लें कि हमारा ओढ़ना बिछोना है। हम क्लेम करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, तो जब आशिक रसूल हैं तो ये वाहद इबादत है जिसे रद्द नहीं किया जाएगा। तो शुरू शुरू में जो है हमारे दोस्त थे, हमारे टीचर थे, माशाल्लाह बड़े आशिक रसूल थे। उन्होंने कहा सर ये सिलसिला हमने शुरू करना है दुरूद पाक का। मैं कहा यार ये तो बहुत बेहतर है। तो हमने शुरू में शुरू किया क्लास वाइज कि जो दुरूद पाक ज़्यादा जो क्लास पढ़ेगी हम उसे प्राइज़ देंगे, देनी तो सबको चाहिए थी। तो उसमें ये थे कि क्लासेस विन करती थी। हमारे पास मोर देन 40% जो है वो सेक्शन होते थे शुरू में। तो बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ते थे। हम आते ही दुरूद पाक का एक सिलसिला शुरू करते थे 10 से 15 मिनट। अच्छा, जिसने मैक्सिमम पढ़ा दुरूद उस क्लास को हम रबीउल अव्वल में जो है वो इनाम देते थे। अच्छा, अब वो मोहब्बत बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया। अब बच्चों ने अपने वालिदैन को इन्वॉल्व कर लिया, बहन भाइयों को इन्वॉल्व कर लिया कि आप भी दुरूद पाक पढ़े। हमने जब वो इकट्ठा करके दुरूद पाक जो है वो लेके जाना स्कूल में। अच्छा, जब ये कंपटीशन हुआ तो फिर कुछ क्लासें आगे निकल आईं, दूसरी पीछे रह गई। तो फिर जब कंपटीशन का रुझान हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने अजीज़ों कारब मामू हैं, चाचू हैं, उनके घर भी ये मैसेज दें कि दुरूद पाक पढ़ें। तो ये एक तहरीक बन गई। तो हर जाने वाला अपना जितने भी लोग थे अजीज़ और कारब करीबी, उनसे कहते थे आप दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ के हमें बताएं कितना पढ़ें। तो वो बच्चे जो है वो इकट्ठा करके लाते थे स्कूल में। तो इस तरह से हमने ये सिलसिला शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ता गया सिलसिला, और इसकी वजह से हमारे स्कूल के अंदर रूहानियत है, बड़ी बरक़ात हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे 18-19 साल जो यहाँ पे बीत गए हैं और बग़ैर किसी मसले के, तो उसमें मैं समझता हूँ कि दुरूद पाक का बड़ा ही करम है। यानी मैं समझता हूँ उनकी अनायात हैं, दुरूद की वजह से बरकतें पड़ी हैं। तो ये सिलसिला जो सिर्फ मुझे देखते देखते बहुत सारे प्रिंसिपल ने ये शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत भी है दुरूद पाक पढ़ना, और हमारे लिए एक ये एजाज़ भी है बख्शिश ये, भी और हमारे बख्शिश का ज़रिया भी है। और ये सिलसिला मेरे स्कूल से निकला है। जहाँ जिस जिस बंदे ने देखा है उन्होंने वो मैसेज लेके गए हैं, वो अपने स्कूलों में जाके उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। बहुत सारे स्कूलों ने दुरूद पाक जो है वो पढ़ना शुरू किया। तो ये एक अच्छा मैसेज था, एक अच्छा यानी कह लें कि इबादत है, और ये वो इबादत है जिसको अल्लाह और उसके फरिश्ते भी करते हैं, और हमें भी हुक्म है। तो और ये इबादत वो है जिसका अजर हर हाल में मिलेगा, जिससे रद्द नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से क्लास लेवल पे शुरू किया था हमने, और ये घरों पे और ख़ानदानों में चला गया, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला दुरूद पाक का चलता रहेगा। इसी में हमारी भलाई है, और इसी में मैं समझता हूँ हमारी निजात भी है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें जी जी तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह रिजल्ट्स जो हैं आपके यानी कि बड़े ही अपर लेवल के होते जी हैं, जी यानी कि प्लस ए ग्रेड के। ये कितने आपके पास उस्ताज़ा हैं और किस तरह से आप मेंटेन करते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए जी, अगर हम जब गवर्नमेंट की साइड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हम बहुत सारे महाज पे होते हैं। हमें बाकी असाइनमेंट जो गवर्नमेंट देती है हमें वो भी करना होती हैं। उसमें जितनी भी कौमी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो हम निभाते हैं, उसके साथ हम पढ़ाते भी हैं। अगर हमारा मुआवजना जो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हो नहीं सकता, पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का कोई मुआवजना नहीं, क्योंकि उनकी जो तादाद है क्लासरूम के अंदर वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। हमारी जो ओवर क्राउडेड हैं क्लासेस हैं, हमारे बच्चे जो 80 प्लस हैं, 90 हैं, 100 से भी अबव क्लासेस हैं। इतने ज़्यादा रश के अंदर बच्चों को पढ़ाना, फिर उनकी तरबियत करना, ये बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। हमारे पास इस वक्त 64 टीचर हैं, जबकि 90 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और अगर इंटरनेशनल लेवल को देखा जाए तो ये कम से कम हमें 125 टीचर चाहिए। और अगर इस तरह से भी ना हो तो कम से कम हमारे पास 100 के पास करीब जो है वो टीचर हों, तो हम प्रॉपरली जो है बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों के होमवर्क चेक कर सकते हैं, उनकी असेसमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब 64 हैं, और मैं समझता हूँ जब मैं आया था तो उस वक्त 3 टीचर कम थे, फिर आस्ता आस्ता 4 हुए, कोई 10 हुए, कोई 20 हुए। अब ये इस वक्त 26 के करीब हमारे टीचर नहीं, और 2 अभी रिसेंटली रिटायर होने वाले हैं जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है। इस तरह से 28 लोग नहीं होंगे, तो ये तकरीबन 1/3 बनती है रेशो। जो परसेंटेज है ये कह लेंगे 33% के करीब लोग नहीं हैं।
तो तादाद जो है वो बढ़ गई। पहले 2000 या 2200 तादाद होती थी, अब 4000 को टच कर रहे हैं। तादाद डबल हो गई है और स्टाफ जो है वो कम होता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये गरीब बच्चों के साथ ज़्यादती है। अगर हमारे पास स्टाफ पूरा हो, प्रॉपर हो, तो हम बच्चों की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, दाखिला भी बढ़ा सकते हैं और एजुकेशन और ज़्यादा बेहतर जो है अंदाज में दे सकते हैं। अभी आप ये अंदाज़ा कर लें कि फ़र्ज़ करें कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर करना चाहें तो हमारे पास एक आध स्पोर्ट्स का टीचर होता है। जबकि अपने दूसरे सेक्टर में चले जाएँ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, हमारे पड़ोस में जो हमारे सेमी गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनमें जो है वो 18 से 19 लोग स्पोर्ट्स के जो हैं उन्होंने रखे हुए हैं और हमारे पास एक बंदा है। और इसी तरह से उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 19 से और 20 लोगों पर मुश्तमिल है। जबकि हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट एक क्लर्क होता है। तो हमने ये तमाम मामला जो है, ये भी ज़ाहिर है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा अदारा है, इसको चलाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो वो ज़ाहिर है फिर कि हम असातिज़ा को रिक्वेस्ट करते हैं, वो बेचारे हमारे साथ मिल के काम करते हैं। वो पढ़ाते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से हम उसके बावजूद क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे इसके साथ साथ आप डेंगू भी करते हैं, उसके आप पोलियो हमारे भी ये करते सारे हैं, मामलात है और ये मरदमशुमारी भी करते और हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी आजकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अब तो जो है वो बड़ा शॉर्टकट आ गया कि आप ना ये एक्टिविटी करें और उसको अपलोड करें। तो एक्टिविटी कोई भी अपलोड करनी हो तो उसके लिए वक्त चाहिए होता है, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, अपना पीरियड छोड़ के काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वही लिमिटेड टाइम होता है 5 से साढ़े 5 घंटे। इसके लिए तो सर आपके पास एक आईटी का पूरा सेक्शन है, तो उसमें अभी अगर आप आईटी की बात करें तो देखिए ये और दुख वाली बात है। अब आप ये मुझे बताएं कि हमारे पास जो आईटी यानी कि कंप्यूटर की तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं वो मोर देन 2200 हैं, यानी 2200 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आईटी की तालीम लेना चाह रहे हैं। मेरे पास टीचर तो एक है जो प्रॉपर टीचर है, सिर्फ एक एक टीचर है। तो अब आप एक टीचर से कौन सा हम इनकलाब लेके आएंगे? लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं ये हमें पता है कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसके पास प्रॉपर टीचर होने चाहिए। मैं कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुकूमत पंजाब से कि आप हमारे जो आर्ट्स के टीचर थे या कोई साइंस की 1-2 सीट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दें इसमें आईटी में। आईटी का टीचर आप हमें दे दें। हमारे बच्चे जो है वो ज़्यादा आईटी में जाना चाह रहे हैं। ये दौर आईटी का है, कंपटीशन का दौर है। लेकिन अब ये देखें अगर बंदा जो है वो उर्दू वाला है, लेकिन हमारे पास जो है उसका और मुतबादल कोई नहीं है, बच्चा कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा है, तो बहुत सारे हमने पीरियड जो है इररेलेवेंट टीचर्स को दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टीचर ही नहीं अवेलेबल है। उसके बावजूद भी यानी कि इंतहाई उसके शानदार रिजल्ट बावजूद होता है। जी, उसके बावजूद यही कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ना प्रॉपर्ली गाइड करें, उनको प्रॉपर्ली टीच करें, उनको प्रॉपर्ली जो एजुकेशन दें। और ये लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास आईटी का टीचर होगा तो वो अगर आईटी को पढ़ाएगा तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कंसेप्ट अच्छे होंगे। लैब मेरी सबसे बड़ी है। अब पाकिस्तान जितने भी पंजाब की जो लैब्स हैं तो सबके अंदर 16 कंप्यूटर हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि अब देखना तो ये चाहिए, नीड बेस होना चाहिए कि आया कि एक स्कूल के अंदर 2200 बच्चा कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहा है, उसको भी 16 कंप्यूटर देने हैं। और एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चे शायद 4 या 5 कंप्यूटर की एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी 16 स्कूल है। तो ये तकसीम जो है वो मुझे कोई मुनासिब नहीं लगी। तो ये जो पॉलिसी ये तो पॉलिसी मेकर हैं, ये तो इनको जो है चाहिए कि वो देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, किस जगह पे कितने लोग देखें। उनको रोज़ाना इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो ये भी इन्फॉर्मेशन ले लें कि कितने बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की एजुकेशन ले रहे हैं। कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है, ठीक है। जब तक आप लोग आईटी में नहीं जाएंगे, तरक्की नहीं करेंगे। पूरी दुनिया जो है वो आईटी के ज़रिए जो है वो इनकलाब ला रही है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। और इस तरह से ये जो मामलात हैं ये कब तक ये नहीं ये चलेंगे। तो हम अच्छा, जैसे सर प्राइवेट सेक्टर होता है, जी उन्होंने कोई 20 बच्चों पे या 30 बच्चों पे एक टीचर रखा होता है। जी तो आपके जो स्कूल्स और कॉलेज, इसमें अगर हम एवरेज देखें तो कितने बच्चों पे एक टीचर है? देखिए ये मुख्तलिफ स्कूलों की मुख्तलिफ है। जैसे अभी मेरे स्कूल की जो है वो 1/60 बच्चों के आगे एक जो है वो टीचर है। और फिर दूसरी साइड पे आ जाए 11वीं 12वीं की, ये दुख वाली बात है। शायद ये मेरा अदारा होगा दुनिया का पहला अदारा जहाँ पे 3 टीचर हैं और 900 से ज़्यादा जो है वो तादाद है। आप मुझे ये बताएं, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ये सर? इंटरमीडिएट की सिर्फ 3 टीचर हैं इसमें? सिर्फ 3 टीचर हैं। 3 टीचर जो है वो एक टीचर के अगेंस्ट 300 स्टूडेंट है। अब मुझे ये बताएं कि वो एक टीचर क्या पढ़ाएगा। मेरे पास आईटी भी है, आईसीएस भी है, मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, मेरे पास जो है वो कॉमर्स भी है। ये तमाम कम्बिनेशन होने के बावजूद मैं 3 टीचर के साथ गुजारा कर रहा हूँ। नहीं, हम अगर हम देखें इस बात को कि जो इंटरमीडिएट का एक सब्जेक्ट है, जी ठीक है, फ़र्ज़ करें वो फर्स्ट ईयर आ जाता है, जी तो फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं?
देखिए जी, रेगुलर जो है वो 5 हैं, फिर उसके बाद हमारे पास इस्लामियत है और एक पार्ट में हमारे पास मुताले पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टडी। अब एक एडिशन और आ गई है तर्जुमातुल कुरान की। अब उसने कुरान भी बच्चे ने पढ़ना है, तो इसका मतलब वो 7 सब्जेक्ट पढ़ेगा। अब 7 सब्जेक्ट तो एक बच्चे ने पढ़ने हैं। जी, तो मैं ठीक वही है कह जी। रहा हूँ 7 तो यानी कि ज़रूरी है ना, जी, जी। 7 तो होने चाहिए जी, जी। कम से कम, जी, ताकि जी। हर सब्जेक्ट का एक टीचर तो मौजूद जी हो। होना चाहिए। अब मेरे पास ना तो उर्दू का टीचर है, ना मेरे पास इंग्लिश का टीचर है, ना मेरे पास फिज़िक्स का टीचर है, ना केमिस्ट्री का टीचर है, ना इकोनॉमिक्स का टीचर है, ना स्टैटिस्टिक्स का टीचर है, ना ज्योग्राफी का टीचर है। जब इतने टीचर नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से एक क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद एक अच्छा रिजल्ट दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर में जितने भी कॉलेजेस हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सबसे बेहतरीन रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर स्टाफ मिल जाता है, तो फिर आप ये देखें, अगर हमारे पास स्टाफ होगा तो फिर क्वालिटी कैसी होगी। तो ये जो एजुकेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या आपने इनको बताया नहीं सर कि मेरे पास टीचर्स की कमी है, या आपने लिखा नहीं कभी इनको? इससे पहले आपने एक पहले सवाल किया था कि प्राइवेट सेक्टर में 20 से 25 लोग हैं, और आपके जो है वो ओवर क्राउडिंग है। देखिए, हमें तो हर साल ये कहा जाता है कि आप अपना टारगेट जो है वो आगे और अचीव करें। नया टारगेट दे दिया जाता है बच्चों को बढ़ा के। ये नहीं देखा जाता कि आया कि हमने इनकी नीड भी पूरी की है या नहीं की। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात ऐड कर दूँ कि हमारे यहाँ पे एक लड़कियों का स्कूल है, जिसकी तादाद पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा 5000 को एक्सीड कर गई। और अगर उसके अभी भी कहा जा रहा है, वो अपने लिमिट से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा जो है वो बच्चे दाखिल कर चुकी है। उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, उनकी जगह का तयन किया जाए, देखा जाए कि कितनी है, तो उसके हिसाब से जो है वो तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा जो है उसमें बच्चे पहले ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर उसे भी पूछा जाए कि आप बच्चे जो है वो टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट जो है उनकी परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा बन जाता है। अब वो अगर 4-4, 5-500 हर साल जो है इंक्रीज़ करेंगे बच्चे, तो वो कहाँ पे जाके टच करेगी? हमें इनको कहीं ना कहीं रोकना है। हमें तो सिर्फ उन स्कूलों को जो है ना टारगेट करना चाहिए, जिनकी तादाद जो है वो अपने लेवल से कम है, अपनी बेस लाइन से कम है। उनसे पूछा जाए भी आप क्यों नहीं बच्चों को बढ़ा रहे, उनके हेड्स को बुला के मशावरत की जाए, उनको जो है वो एडमिशन बढ़ाने का कहा जाए, उनको टारगेट दिया जाए। यानी जो लोग पहले ही ओवर क्राउडेड हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया जाए। अगर क्लासेस में पहले गुंजाइश नहीं है, और बहुत सारी यहाँ पे हमारे गुलामदाबाद में ये 224 का स्कूल है वजीराबाद, वहाँ पे लड़कियों का एक स्कूल है, वहाँ पे हर क्लास के अंदर 100+ बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं। तो अब आप ये देखें कि वहाँ पे क्या क्वालिटी रह जाएगी। हम यानी पॉलिसी मेकर जो है वो किस तरह से यानी कि पॉलिसी बना रहे हैं और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का ये बहुत अच्छा एक है सेटअप, कि वो पॉलिसी मेकर भी वही होते हैं और इम्प्लीमेंटर भी वही होते हैं। ठीक है, सुबह पॉलिसी बनाते हैं, ठीक घंटे के बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। हमारे पॉलिसी बनाने वाले और हैं, इम्प्लीमेंटर और हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, पॉलिसी जब बन के आती है वो बिल्कुल उससे कंट्राडिक्ट करती है। इसलिए हमें यहाँ पे मसाइल हैं। ठीक है, और फिर जब से ये हमारा जो एजुकेशन है सूबाई मैटर हो गया, उसके बाद हमारे बहुत सारे मसाइल हो गए हैं, और वो क्वालिटी नहीं दे पा रही जो कि हमें देनी चाहिए थी, जो कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो। अब आप देखें, हमारा USMLE है, वहाँ पे हमारे क्या रिजल्ट्स हैं। अब हमारी बारी नहीं आती, पाकिस्तानियों को जो है वो इनकरेज ही नहीं करते। और ठीक है, इसी तरह से प्लैप है, उसके एग्ज़ाम है, वो भी हमारे बच्चों के यानी वो लेवल पे नहीं जा रहे। तो ये देखें, अगर क्वालिटी एजुकेशन जब तक हम नहीं देंगे, उस वक्त तक हम आलमी सतह पे कुछ नहीं कमा सकेंगे, कुछ बना नहीं सकेंगे। हम पहले ही बहरान का शिकार हैं, हमारी मीशत जो है वो डूबती जा रही है। स्टेबिलिटी का मसला है हमारे मुल्क में, स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, एजुकेशन तो बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि एजुकेशन तो किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। फिर हम जितने ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही उसमें अर्निंग होगी ना। हमारी अब इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में, वो इतनी थोड़ी है, इतना यानी कि हम कम बजट इस्तेमाल करते हैं कि तसव्वुर है। यानी अगर 1.7% जो है वो टोटल GDP का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जितनी सीट्स खाली जा रही हैं, जैसे पंजाब की हैं फेडरल की, वो तकरीबन 1.2% बन जाता है। और ये 1.2% जो है, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल 132वां यानी कि ना मुल्क है 148 में से, जो अपने एजुकेशन पे जो है इतने कम पैसे लगा रहे हैं। लगा रहा ठीक है, और अगर आप देखें कि बड़े मुल्क जो हैं, जो ग्रेड 7 है, या यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका है, सिंगापुर है, UK है, जर्मन है। अब आप इनका यानी वो देखें रेट्स क्या है, बजट में कितना यानी कि ये अपना बजट रखते हैं एजुकेशन के लिए, वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये कोरिलेटेड है। आप जितना बजट ज़्यादा रखेंगे, उसी तरह के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और फिर आप गवर्न करेंगे पूरी दुनिया को। और फिर पूरी दुनिया में आप इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी।
तो जब तक एजुकेशन में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो एजुकेशन में हम ज़्यादा पैसे नहीं लगाएंगे, एजुकेशन को ज़्यादा बजट नहीं देंगे, तो हम उस तरह की प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे। हम आलमी सतह पे बहुत पीछे रह जाएंगे। और आपके हमारे मुल्क के हालात जो है वो आपके सामने है। हम एजुकेशन पे उतने पैसे खर्च नहीं कर रहे जितने करने चाहिए थे, क्योंकि एजुकेशन में ही हर चीज़ का हल है। आप मेडिसिन ले लें, रिसर्च ले लें, कोई इक्विपमेंट ले लें, कोई जदीद आलात ले लें, जो भी ले लें, जब तक उसमें रिसर्च नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे लोग, वहाँ पे अखराजात जो है वो नहीं करेंगे, तो ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमारी लैब जो है वो किसी काम की नहीं होंगी, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो डूबता जा रहा है। ठीक है, तो हम सारी मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जितनी भी से लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो सारी की सारी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम एजुकेशन में जो अगर यही बजट अगर इस पे लगा दें तो मेरा पे नहीं, लगाएं यानी, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हमारे जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं वो तो करते नहीं है बेचारे। उसकी वजह क्या है, हमारे पास यानी महदूद किस्म का ही हमारे पास बजट होता है, वो थोड़ा बहुत बजट होता है वो हम लगा देते हैं। बच्चों को तो तकरीबन 60 से 70% प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होना चाहिए, लैब्स के अंदर होना चाहिए बच्चों को। आप वो वहाँ पे प्रैक्टिकल करें, रिसर्च करें, कोई चीज़ नई इन्वेंट करें। तालीम होने के साथ साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं, जी और मैं देख रहा हूँ कि आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो सैलानी वेलफेयर के साथ भी आप उनके पूरे एजुकेशन सेक्टर को देख रहे हैं। जी। तो क्या समझते हैं आप कि वो तालीमी मैदान में फ्री तलबात को जो है वो कोई एजुकेशन प्रॉपर दे रहे हैं? देखें जी, इस वक्त मैं क्योंकि उनकी आईटी जो एजुकेशन आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं उसको देख रहा हूँ फैसलाबाद में, मैं उसका इंचार्ज हूँ। तो इस वक्त हमारे पास जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं आईटी के, वो तकरीबन 1700 है, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। एक ऐसा अदारा जो वेलफेयर का अदारा हो और 1700 लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहा, और इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी जो लैब है कंप्यूटर की वो सैलानी वेलफेयर की है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने यहाँ से काम सीखा है, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात में वो बहुत कामयाबी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो ये अब अभी प्रॉब्लम ये है कि आया कि ये जो एनजीओज हैं ये क्यों आई हैं बीच में ना, तो ये वहीं भी आती हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे नाकाम होती नज़र आ रही होती है। अगर हमारे अदारे डेवलप्ड हों, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के अदारे हैं, अगर ये स्ट्रांग हों तो फिर इन अदारों की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये वो एजुकेशन दे रहे हैं जिनकी इस दौर में ज़रूरत थी। आज अब खिलाफ बढ़ता जा रहा है, खिलाफ बढ़ता जा रहा है, और अभी ये देखें कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको ऑन किया गया उनकी सर्विसेज को। ठीक है, ये सेटअप तो हर अदारे के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि वो 16 कंप्यूटर दिए, ना देखा गया कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो 5 हैं, 16 हैं या 1600 हैं। 1600 को भी वही उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, 16 बच्चों को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये देखा ही नहीं गया कि यहाँ पे हमें जो नीड है आईटी की वो कितनी है, लैब्स की कितनी है। हम इनकी लैब्स को बढ़ा दें, 2 लैब बना दें, 3 बना दें, बड़ी लैब्स बना दें, उनका बजट बढ़ा दें, आईटी टीचर जो है वो बढ़ा दें, लेकिन वो एक ही सिंगल टीचर के साथ जो है वो निज़ाम चल रहा है। और ये तकरीबन जो है वो 2004 से ये सिलसिला है, 2004 से लेके ये तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल में हम डबल टीचर नहीं कर पाए। बड़े बड़े अदारे जो हैं वो बेचारे फेस कर रहे हैं। वो हमारा आईटी टीचर जो है वो क्या क्या करेगा? वो सारी आईटी जो है वो डॉक का भी काम करता है, अपलोडिंग भी करता है, वो क्लासेस भी लेता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आपका एजुकेशन निज़ाम है सर, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एग्जामिनेशन का है। जी जी। जो हमारा इंटरमीडिएट का बोर्ड होता है, आप क्या समझते हैं कि इनको अपनी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर करनी चाहिए? क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने इनके लेट रिज़ल्ट आने की बिना पे, फर्स्ट ईयर की बिना पे उन्होंने एडमिशन शुरू कर दिए। अब जो बच्चा आपका जो कह लें कि फर्स्ट ईयर में जिसकी कोई कंपार्ट आ जाती है और वो बेचारा एडमिशन के अहलियत नहीं रखता, वो वहाँ पे मिसफिट हो जाता है। जब रिज़ल्ट आता है तब तक यूनिवर्सिटियों के दाखिले क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि एजुकेशन का जो मेन पार्ट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है, उसका किरदार किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, एजुकेशन जो है ना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारी असेसमेंट है, हमने क्या खोया क्या पाया, ये बहुत ज़रूरी था कि एग्ज़ामिनेशन के बगैर जो है हम किसी भी अपने प्रोग्राम को असेस नहीं कर पाएंगे कि आया कि हमारी जो असेसमेंट है वो कामयाबी की तरफ जा रही है, नाकामी की तरफ जा रही है। जब हम पूरा साल पढ़ाते हैं तो फिर उस बच्चे को असेस करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं,
उसके लिए एक बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया हर डिवीज़न के अंदर। अब बोर्ड के मामला भी उसी तरह से है कि जिस तरह से बाकी मसाइल हैं, क्योंकि मैन पावर की कमी है, फंड्स की कमी है, ठीक है। जो कुछ ये सिस्टम दिया जा रहा है यानी बड़ा स्लो है। अगर इसको यानी कि एक्सपीडाइट किया जाए, तेज़ किया जाए, तो ये अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, वक्त पे रिजल्ट आ सकता है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से एंटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, अब आप ये देखें कि जब एंटी टेस्ट का एक एग्ज़ाम होता है एक दिन में होता है, पूरा साल बच्चा मेहनत करता है, बल्कि 2 साल मेहनत करता है और एंटी टेस्ट की तैयारी करता है फुल। आज अब आप उसकी परसेंटेज देख लें एंटी टेस्ट की, और उसके यानी सब्जेक्टिव जो उसके मार्क्स होते हैं, उसके दोनों तकरीबन बैन आपस में होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। तो हम क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें असेसमेंट का कि वो बच्चा जो है वो कंप्यूटराइज पेपर जो है वो हल करे और दिनों के अंदर रिजल्ट्स आ जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ये तो पॉलिसी मेकर का काम है ना, जिन्होंने ये पॉलिसी बनानी है, और हमने तो इम्प्लीमेंट करना है ना। तो इस तरह के पेपर डेवलप किए जा सकते हैं हर सब्जेक्ट के, कि वो एक सिंगल पेपर हो, ठीक है। हम एंटी टेस्ट जो हम एक वक्त में लेते हैं, जिसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंग्लिश है, और अगर नॉन मेडिकल है तो उसका मैथ है। तो अगर हम एक दिन में इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम दूसरे क्यों नहीं कर सकते? मैट्रिक है, इंटर है, वो क्यों नहीं कर सकते? तो वो भी कर सकते हैं। हमको उसी लेवल पे लेके जाना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो मार्किंग का निज़ाम है, वो मैं समझता हूँ कि उस पर अवाम का एतमाद उठ गया है, क्योंकि वो मार्किंग का जो स्टाइल है, जो सिस्टम है, वो इंतहाई फ़्लॉप मैं समझता हूँ कि हम बच्चे की सही तरह से असेसमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं वालिदैन के, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो अंडर असेस हो जाते हैं और नंबर कम आते हैं। वो बच्चा जो है मायूस हो जाता है, ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। बहुत सारे बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं और उसका हल कोई नहीं है, क्योंकि उसकी रीचेकिंग नहीं है, रीमार्किंग नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि उसके तहत जो है दोबारा मार्किंग नहीं है। हालांकि होना है ये चाहिए कि कम से कम एक कमेटी तश्कील दी जाए। अगर किसी को एतराज़ है कि मेरे पेपर की मार्किंग जो है वो ठीक नहीं हुई, तो एक कमेटी बिठाई जाए और वो उसको असेस करे कि आया कि इसकी मार्किंग ठीक थी कि या नहीं ठीक थी। अब ये मार्किंग की तरफ आए तो ये एक नया चैप्टर और लंबी कहानी है, दास्तां है कि एक पेपर जो एग्जामिनर है वो मैट्रिक के 30 और इंटर के 20 पेपर चेक करता है, लेकिन कोई बंदा वहाँ पे मार्किंग के लिए जाना पसंद नहीं करता है। जब रिजल्ट करीब आ जाता है तो फिर वो मजबूर करते हैं चंद एक लोगों के जो मार्किंग कर रहे थे, भाई आप जैसे भी है इसको यानी कि जो है वो मार्किंग करके इसको फाइनल करें। अच्छा, तो क्या फिर वो समझते हैं कि एक जो पेपर है उसको कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए उसका 20 से 25 और आधा घंटा लगना चाहिए। ठीक है, तो दिन में वो ठीक है, कितने कर लेगा ये पेपर? मैक्सिमम 20 है हमने वो फाइनल किए हैं, और मैट्रिक के जो है वो 20 हैं, तो 30 फिर हैं। ये तो कैसे ये लेकिन सैकड़ों पेपर यहाँ होते हैं? यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे 100 200 पेपर जो है एक वक्त में एक टीचर चेक करता है। अब उसका मियार क्या होगा? डेफिनेटली और वो बच्चों के साथ ज्यादती करता है, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का कत्लेआम करता है। हमारी और इतला के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि एक क्वेश्चन है मैथ का, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 + 2 4 होते जी हैं। जी अब उस टीचर ने जो चेक करने वाला है उसने उसको गलत कर दिया, जी जी, तो आप जब रीचेक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो क्योंकि वो सवाल ठीक है आपका। क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इसको रीचेक नहीं किया जाता। तो हमें इसको भी थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है इस फैसले के साथ। बहुत सारे लायक बच्चे, टैलेंटेड बच्चे और अच्छे अच्छे यानी कि फैमिलीज के बच्चे, ये नहीं कि मैं डिस्टर्ब हूँ या आप डिस्टर्ब हैं, बल्कि इवन के जिन लोगों ने ये लॉ बनाया है या ये जजेस हैं, उनके बच्चों के साथ भी यही कुछ हो रहा है, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी यही कुछ हो रहा है। ये जो तो हमें एग्जामिनेशन इसको डिपार्टमेंट है, तो इसको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो जी है, जी जी ये बच्चों के कत्लेआम में पूरी तरह मुलव्वस है। जी, ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब हम खामोश रहते हैं, जब हम कोई एहतजाज नहीं करते हैं या पॉलिसी अच्छी नहीं बनाते, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम सब जो है ना, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है ये छोटी नस्ल की बड़ी नस्लों के ऊपर है। जो हमारे जो सीनियर्स हैं, बच्चे जो हैं वो किसकी तरफ देखेंगे? अच्छा, पॉलिसियाँ तो हमने बनाई हैं। हमारी असम्बलियों में क्या है, हमारी असम्बलियों में कभी एजुकेशन पे डिबेट ही नहीं हुई, कभी एजुकेशन के बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ, कभी ये पूछा नहीं गया कि किस स्कूल का, किस कॉलेज का क्या हाल है। और यहाँ पे जो आप देखें अदारे जो हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा कभी किसी ने इस पे आगे कभी कोई असम्बली क्वेश्चन हुआ, और अगर हुआ है तो क्या उसके कभी रिजल्ट्स जो हैं दोबारा से कोई बेहतर हुए? नहीं हुए, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, सियासतदानों की ये प्रायोरिटी है ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप तकरीबन कोई 18-19 साल से जी एज ए प्रिंसिपल हैं, जी जी ठीक है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कभी विजिट किया आपके स्कूल का? जी, कितनी दफ़ा किया? एक आध दफ़ा किया, एक दो दफ़ा 19 एडिशनल साल में यानी कि सेक्रेटरी एक आध दफ़ा किया। और फिर ये है कि मिनिस्टर जो थे एजुकेशन, उन्होंने 2 दफ़ा किया, वो भी
एज ए मिनिस्टर उन्होंने किया, मेरी दावत पे आए, यानी ये कह लें कि ये मेरी रिक्वेस्ट पे आए हैं। वो आपका पंजाब का सबसे बड़ा तालीम, हाँ, लेकिन उनके पास इतना है। वक्त नहीं है। देखें, ये इन लोगों के पास जो वक्त है वो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है वो उनका रुझान होता है। वहाँ पे वो उनके फंक्शन में भी जाते हैं, उनके प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता। अब ये सेक्रेटरी तो चलें जी, बहुत बड़ी बात है, पंजाब लेवल पे एक बंदा है। हमारे यहाँ पे ईडीओ जो हैं वो, अब ये देखें कि 603 स्कूल हैं हाई, और 2200 प्लस स्कूल हैं टोटल। अगर वो 2 स्कूल रोज़ाना भी चेक करे, ठीक है जी, तो वो कितने देखेगा एक साल में? अगर वो वर्किंग जो है वो जितने भी हैं 250 वर्किंग डे हो, तो 2 रोज़ाना देखेगा तो 500 देख लेगा। साल में पूरा नहीं, साल में वो तो पूरा देख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, वो हमारे जो सीईओ साहब हैं, हमारे डीओ साहब हैं, वो बेचारे तो आधा दिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास बैठे रहते हैं। वो स्कूल साइड पे तो आते ही नहीं है विज़िट करने के लिए। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं होते थे तो ये अपने स्कूलों को प्रॉपर विज़िट करते थे। लोगों को पता था कि हमने इनको कुछ नताइज देने हैं, इन्होंने कुछ चेकिंग करनी है, उसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन अब उनको पता है, अब हमने एईओज़ बहुत सारे भर्ती कर लिए हैं, ठीक है, डेली विज़िट करते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस मामले का हल नहीं है। जहाँ पे जो जो कमी बेशियाँ मौजूद थी, जहाँ पे खला था, उसी तरह मौजूद है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो जब तक ये बेहतरी नहीं आएगी तो हम किस तरह से डेवलप कंट्री के अंदर जो है वो शामिल होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, मसलन कमिश्नर जो है हमारे ज़िले का सरबराह है, जी जी। डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है, क्या इनको ये सारी चीज़ों का इल्म नहीं है कि ये खला है यहाँ पे? देखें, ये इसमें अपना रोल अदा नहीं कर सकते? ये देखें जी, ये इनको सारी मालूमात है। डेली इनकी मीटिंग होती हैं, डेली स्लाइड्स चलती हैं, सारे मामला सारे इनके सामने होते हैं। लेकिन क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा हो गया इनके पास कि ये देखें, अगर आपने डिपार्टमेंट को मजबूत बनाना है तो डिपार्टमेंट के लोगों को मजबूत बनाएं, ईडीओ को पावरफुल करें, डीओज़ को पावरफुल करें। वो बेचारे इस पावर में वो किसी की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। एक लंबा चौड़ा यानी कि कह लें कि हमारा निज़ाम है उसका इंक्वायरीज़ का, ठीक है, मैं जिसमें जो है वो गलत लोग जो हैं उनको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, वो बच के निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि बाइख्तियार बना दें, प्रिंसिपल को बाइख्तियार बना दें, डीओज़ को बाइख्तियार बना दें, सीओज़ को बाइख्तियार बना दें, ज़रूरत ही नहीं रहेगी, निज़ाम सारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और बजट पूरा कर दें। ये सारी चीज़ें अगर आपने इसको बेहतर करनी है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें एक और भी हैं। एक तो टैलेंट, जी जी। टैलेंट को देखें तो गवर्नमेंट एमसी हाई सेकेंडरी स्कूल, इसमें टैलेंट की कमी नहीं है। हम जी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी स्पीच जी। के हवाले से देख लें, किसी भी मुकाबला जात में देख जी लें, जी। तो पंजाब भर में अव्वल पोजीशनें आती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ तो देखा जाए, जो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें लैब्स तो हैं मगर फंक्शन नहीं है, जी जी। तो इसकी क्या वजह है? यानी कि एक तो टैलेंट पर रोशनी डाल दें। सिर्फ एमसी कोतवाली हाई स्कूल में हम देखते हैं, तो ये वाह स्कूल यही क्यों है कि ये इस तरह से टैलेंट जो है जीतता है? एक्चुअली मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है या तजर्बे की बुनियाद पे मैंने जो सीखा है वो ये है कि बच्चा जो भी आ जाए, बच्चे तकरीबन सारे एक जैसे होते हैं, उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर उसका कोच अच्छा मिल जाए, उसको रहबर अच्छा मिल जाए, उसका उस्ताद अच्छा मिल जाए, उसको लीडर अच्छा मिल जाए, तो वो उसी तरह का बन जाएगा। मेरे पास एक मिसाल है कि हमारे कबड्डी के जो कैप्टन थे वो कमज़ोर से थे, अब्बास भट्ट, तो उसको शौक़ बड़ा था। अच्छा, टीचर्स ने बड़ा समझाना कि आप कमज़ोर हैं, आप आ नहीं सकते अखाड़े में, आप ग्राउंड में नहीं आ सकते, आप कमज़ोर हैं, कबड्डी नहीं कर सकते। कहते मैंने करनी है। तो फिर उस्ताद ने कहा अगर करनी है तो फिर आप जो है वो नीयत से आएँ, अपनी खुराक को बेहतर करें, एक्सरसाइज बेहतर करें। तो वक्त गुजर गया, फिर एक वक्त वो आया कि वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना, फिर उसने वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड करता है आपके कोच पे, ठीक है। अगर आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार ये मुझे अच्छा उस्ताद मिल गया था, मैंने ये काम इनसे सीखा और फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की दी। अच्छा टीचर मिल जाए, हमारी एक तो जो सिलेक्शन है टीचर की, वो पहले ज़माने में जो हुआ करती थी तो 8-10 दिन महीना जो है वो टीचर पढ़ाता था, फिर उसके बाद बच्चों से फीडबैक लिया जाता था कि आया कि ये टीचर किस लेवल का है, और उसके बाद जो है वो उसकी रिक्रूटमेंट होती थी। अब क्योंकि रिक्रूटमेंट का म्यार जो है वो और तरह का हो गया है, मेरिट है, वो हाई अचीवर जो होते हैं मार्क्स उनको रखा जाता है। अब ये नहीं देखा जाता कि आया कि ये एज ए टीचर कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। हमने जो प्रैक्टिकली देखा है वो बहुत सारे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे टॉपर हैं, अच्छी सीजीपीए के साथ आते हैं, लेकिन जब वो क्लास में जाते हैं तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आउटपुट जो है वो ना होने के बराबर है, ज़ीरो है।
ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब ये होगा जो हमने सिलेक्शन की थी तो उस पर भी सवालिया निशान है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो कोई इतनी म्यारी नहीं है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमें बदलना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में हर बच्चे का जो है वो नंबर एक जैसे दे दिए जाते हैं, जो आजकल भर्ती हो रही हमारी एजुकेटर की। जब एक जैसे नंबर दे दिए जाएंगे तो फिर जब वो सिलेक्शन के बाद काम करेगा तो वो हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। तो वो उस तरह से जो हमारी एजुकेशन है क्वालिटी वाली, वो उससे बहुत दूर होगा। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने सर वक्त दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे राव मोहम्मद इकबाल साहब, माहिर तालीम के साथ साथ एक माशाल्लाह ऐसी पर्सनैलिटी सोशल वर्कर के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरह एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी लाई जा सकती है। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ डिजिटल।